ठीक है। धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर दिल को सारा फूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का विश्वविद्यालय चेतना का दीप है, ज्ञान का विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चट्टानों का वर्धाता है पठार, बंजर पर हरियाली की चरता प्रतीक साता, दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहार, विश्वविद्यालय चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विद्या बुद्धि बनी शांति इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का आलोक बने, अपने दीपक आप बने, अंधकार के विरुद्ध है अंधकार के विरुद्ध है महाज्योति प्रज्ञान, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नमस्कार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा नव परिकल्पित उपक्रम बोधिसत्व बाबा साहब ई ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी की दूरदर्शिता, भारतीयता के प्रति समर्पण, बिखरे को सहेजने का संकल्प तथा परंपरा को और प्रवाहमान करने की प्रतिबद्धता का सुफल है इस बोधिसत्व बाबा साहेब ई श्रृंखला की शुरुआत।
इस साप्ताहिक संवाद श्रृंखला के माध्यम से वर्तमान समय के अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान संपन्न संस्कृति व संस्कार से युक्त अग्रणी बुद्धिजीवियों के उद्बोधन से हमारे अनुभव व समझ को विस्तार देना इसका उद्देश्य है। विश्वविद्यालय होने के नाते हमारा अकादमिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है कि ऐसे सरोकारों को हम संबोधित करें जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, समाज संस्कारवान हो और युवा मानस ज्ञान व गौरव बोध से समृद्ध हो। इन्हीं लक्ष्यों को केंद्र में रखकर बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला को आरंभ किया जा रहा है, जो प्रत्येक बुधवार को इसी समय एक विशिष्ट उद्बोधन के साथ उपस्थित होता रहेगा। इस श्रृंखला की शुरुआत एक महामारी के दौर में हो रहा है, परंतु ये विश्वविद्यालय की एक नवाचारी परिकल्पना का परिणाम है। यह संवाद श्रृंखला संचार केंद्रित होगा, परंतु इसमें ज्ञान के विभिन्न आयामों को सम्मिलित करने का प्रयास रहेगा, जो समाज और ज्ञान केंद्रित होगा। भारत की पहचान सदैव एक ज्ञान परंपरा, ज्ञान संस्कृति के रूप में रही है। भारत एक ज्ञान परंपरा के रूप में कैसे स्थापित हुआ, इस ज्ञान परंपरा का वैशिष्ट्य और लक्ष्य क्या रहा है। भारत में आचार्य और ग्रंथों की एक अटूट श्रृंखला रही है। शास्त्र, काव्य, वेद, वेदांग, विद्या स्थान और 64 कलाओं का अद्वैत परक स्वरूप है भारतीय ज्ञान, जो हमारे जीवन के सभी क्षेत्र में विद्यमान है, जिनका लोक व्यापीकरण करना भी इस श्रृंखला का उद्देश्य है। आज जिस विद्वान को हमें सुनने का अवसर मिल रहा है वह है महामहोपाध्याय आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी। यह श्रृंखला अबाध गति से जारी रहे, इसलिए इसका प्रारंभ विश्वविद्यालय के प्रथम प्राधिकारी हमारे संरक्षक के द्वारा करवाने का आग्रह किया गया, ताकि नियमित रूप से यह अबाध चलता रहे। हम पर इसे जारी रखने का एक मर्यादाकारी दबाव लगातार बना रहे, इसलिए भी माननीय कुलाधिपति जी से माननीय कुलपति जी ने आग्रह किया इस श्रृंखला के शुभारंभ के लिए। दर्शन शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, भाषा और साहित्य के प्रमाणित विद्वान महामहोपाध्याय की पदवी से अलंकृत आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी भारतीय ज्ञान परंपरा के शलाका पुरुष हैं। आज अकादमिक और बौद्धिक हस्तक्षेप में के रूप में इस प्रारंभ बोधिसत्व बाबा साहब ई ज्ञान श्रृंखला के प्रथम उद्बोधक के रूप में आपने अपनी स्वीकृति प्रदान कर विश्वविद्यालय परिवार को, हम सबको अनुग्रहित किया है। आपके उद्बोधन से भारतीय ज्ञान परंपरा की धारा और तीव्र होगी। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तथा उसे आगे बढ़ाने में हमारी बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका हो सकती है, इन प्रश्नों का समाधान मिलेगा आपके उद्बोधन से। संस्कृति जन्य भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति युवाओं में खासकर गौरव बोध कराने की दृष्टि से भी आज का उद्बोधन ऐतिहासिक रहेगा। मैं इन्हीं पृष्ठभूमि के साथ आज इस श्रृंखला के उद्घाटन और उद्बोधन वक्तव्य के लिए प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि हमारी संस्कृति रही है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि किसी भी उपक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से किया जाता है, इसलिए मंगलाचरण की प्रस्तुति के लिए मैं विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य डॉक्टर जगदीश नारायण तिवारी को आमंत्रित करता हूं। कृपया मंगलाचरण की प्रस्तुति करें। हरि ओम। गणानान्त्वा गणपते गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा
प्रिया पाते गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधे पाते गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधाम त्वमजासि गर्भधाम ॐ गायत्रे त्रिष्टुप्जगत्यानुष्टुपान्त्या सहा बृहत्यो श्रेया काकुप्पोचे समयन्तु त्वा हरि ॐ जज्जाग्रतो तो रामोदये दैवान्तादो सुप्तस्य तथैवैते ज्योतिरे कान्तान्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम। आवाज नहीं आ रही है आपकी सर? आवाज मिल रही है? आपकी आ रही है सर की नहीं आ रही? मैं अब विश्वविद्यालय के यशस्वी माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी से अनुरोध करता हूं कि आप माननीय कुलाधिपति जी के सम्मान में स्वागत वक्तव्य दे करके विषय का प्रवेश करते हुए माननीय कुलाधिपति जी से आग्रह करेंगे आज के उद्बोधन के लिए। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां कमलेश दत्त पर्यन्तां वंदे भारत आचार्य परंपरा। ज्ञान की बहुविध शाखाओं का जो विस्तार है भारत की परंपरा में, इसीलिए अनंतो वै वेदा माना, बहुला च विद्या माना कि ज्ञान को किसी एक रूप में मात्र न तो जाना जा सकता है न तो समझा जा सकता है। इसलिए इसका अधिकतम विस्तार कैसे हो सके और इस विस्तार में आचार्य और उसके शिक्षार्थियों की, उसके छात्रों की पूरी परंपरा का नियोजन कैसे हो सके, इसके बहुविध यत्न किए गए। संयोग से इस परंपरा को, भारतीय ज्ञान परंपरा को केंद्र में रख करके ज्ञान की समूची परंपरा को जो आचार्यों के द्वारा भारत के अंदर प्राप्त है, यह देखा जाए तो भारत के अंदर किसी एक व्यक्ति में मूर्तमान रूप में देखना हो तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलाधिपति आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी में देखा जा सकता है। 62 वर्षों का निरंतर अध्यापक का जीवन, 7 दशक की लंबी शोध अध्ययन की तपस्या, यह शायद हम सब की कल्पना के भी बाहर है। मैं स्वागत के लिए निर्दिष्ट हूं, अपने अभिभावक का, विश्वविद्यालय के प्रथम अधिकारी का स्वागत उनका अनुगामी कैसे कर सकता है, क्योंकि सिर्फ कुलाधिपति के रूप में ही नहीं, मैं उन कुछ सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिनको आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी से
विगत 35 वर्षों से लगातार कुछ न कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो यह एक विद्यार्थी, एक अनुसरणकर्ता, अनुगमन करने वाला स्वागत के वचन नहीं कर सकता है। वो किसी ढंग से जो उसे प्राप्त हुआ है उनको बता सकता है। और इस अवसर पर मैं अपने माननीय कुलाधिपति का समस्त विश्वविद्यालय परिवार के साथ और आभासी जगत में विविध माध्यमों से जो दर्शक, श्रोता, अध्येता जुड़े हुए हैं, उन सब के बीच आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का परिचय कराना अपना दायित्व समझता हूं। आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी वर्ष 2016 से अभी तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी आचार्य हैं। 1958 में प्रयाग के महाविद्यालय से आपने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया था और 2003 तक आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विविध पदों को सुशोभित करते हुए अनवरत सेवारत आचार्य के रूप में कार्य करते रहे। उसके पश्चात 2003 में औपचारिक अवकाश ग्रहण करने के बाद आप संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में इमेरिटस प्रोफेसर, साथ ही कालिदास अकादमी उज्जैन के निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी के निदेशक सलाहकार आदि विविध दायित्वों में अनवरत शोध और शिक्षण से जुड़े रहे। जैसा मैंने बताया 2016 से शताब्दी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में आप सेंचुरी प्रोफेसर, शताब्दी आचार्य के रूप में नामित किए गए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए गए। तब से उस रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध के कार्य में आप लगे हुए हैं। यह तो एक औपचारिक परिचय है, लेकिन अपने 60 से अधिक वर्षों के सक्रिय अध्यापक जीवन में कक्षाओं से बाहर भी सुबह से लेकर के शाम तक छात्रों के अध्यापन, बोधन, उनके अनुसंधान को दिशा देना, उन्हें नई कल्पनाएं और नई कल्पनाओं को शाश्वत भारतीय परंपरा के साथ जोड़ करके किस रूप में देखा जाए, इसके भारत में, समकालीन भारत में एकमात्र व्यक्तित्व के रूप में मैं उन्हें पाता हूं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि कुलाधिपति के रूप में हमारे विश्वविद्यालय को भी आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है और आपके मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय हिंदी भाषा के माध्यम से संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में आज के काल के अनुरूप, आज की आवश्यकताओं के अनुरूप भारत की सनातन ज्ञान परंपरा के अधिष्ठान पर खड़े होकर के चुनौतियों का, प्रश्नों का उत्तर दे सके और बेहतर भारत, श्रेष्ठ भारत की निर्मित के लिए एक श्रेष्ठ शैक्षिक परिवेश बनाने में अपना योगदान कर सके, इसके लिए एक सन्नद्ध बद्ध परिकर आचार्य के रूप में भी हम आपको पाते हैं। आचार्य त्रिपाठी उन विरले आचार्यों में है भारत विद्या के, मानविकी के, साहित्य के उन विरले आचार्यों में से हैं जिन्होंने
सभी महाद्वीपों का भ्रमण किया है। जहां जन है, विद्या व्यापार चलता है, ऐसे सप्तद्वीपा धरती पर आप सर्वत्र ज्ञान का प्रसार कर चुके हैं, अध्यापक के रूप में, आचार्य के रूप में। उसके साथ ही आचार्य अभिनव गुप्त ने भारत की ज्ञान परंपरा में जो महनीय योगदान दिया था और काल के प्रवाह में वह लुप्त सा होने लगा था, उनकी पूरी ज्ञान परंपरा का पुनरुद्धार करने का आपने संकल्प लिया। भारत के नाट्य शास्त्र को फिर से संपादित करके उसको शास्त्र शुद्ध रूप से प्रस्तुत करने का संकल्प लिया। नाट्य शास्त्र सिर्फ सिद्धांत की किताब नहीं है, यह प्रयोग और सिद्धांत दोनों का अनुपम ग्रंथ है। और केवल नाट्य की दृष्टि से नाट्य शास्त्र सिद्धांत और प्रयोग का अनुपम ग्रंथ नहीं है, अपितु जीवन दर्शन की दृष्टि से, जीवन प्रणाली की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से भी यह एक अनुपम ग्रंथ है। इसको स्थापित करने में आपका महनीय योगदान है। आज भी भारत के अंदर संस्कृत की जो नाट्य परंपरा है, उस नाट्य परंपरा को शास्त्र शुद्ध किंतु प्रयोग के स्तर पर आज की तकनीक, आज के प्रेक्षक और अभिनेता की क्षमता, सीमा, योग्यताओं का विचार करते हुए सिद्धांत का प्रयोग प्रायोगिक रूप किस प्रकार से उतारा जा सकता है, इसकी दृष्टि से आप एक अभिनेता के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, नाट्य के एक सफल प्रयोक्ता के रूप में संपूर्ण विश्व में समादृत है। शैव दर्शन, काश्मीर शैव दर्शन, त्रिक दर्शन, आगम की महान परंपरा, विशेषतः शैव आगमों की महान परंपरा, इन सब के लिए आपने अनुसंधान, संपादन, पाठ संशोधन और अध्यापन, पंक्तिशः अध्यापन, इन सभी विधाओं का प्रयोग करते हुए, इन सभी उपागमों का प्रयोग करते हुए एक तरह से आचार्य अभिनव गुप्त की परंपरा को हम सबके बीच मूर्तिमान रूप से प्रस्तुत किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से तो यह मानता हूं कि अगर आपको मैंने प्रत्यक्षतः देखा न होता तो यह विश्वास न होता कि आचार्य अभिनव गुप्त नाम का कोई आचार्य वास्तव में एक ही आचार्य था जिसने इतना सारा काम किया है। आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के विविध क्षेत्रों में किए गए कार्यों को देख करके यह विश्वास होता है कि भारत की जो सनातन आचार्य परंपरा है, सनातन आचार्य परंपरा जो ज्ञान के निरंतर उपरिंगण में लगी रहती है, वह परंपरा कल्पना नहीं है, भारत का की वास्तविकता है, भारत का यथार्थ है, भारत का सत्य है, और यही भारत का सनातन धर्म है। इस प्रकार से भारत की सनातन धर्म परंपरा जो आचार्य परंपरा के माध्यम से उपबिंबित होती है, विस्तारित होती है, रूपायित होती है, उसके महान आचार्य को हम इस ज्ञान श्रृंखला के प्रथम प्रबोधक, व्याख्याता और उद्घाटक के रूप में अपने बीच पाकर के हर्षित हैं। और हम सिर्फ आपकी स्तुति के माध्यम से अपने को प्रासंगिक सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। यह आपकी स्तुति नहीं है, अपितु इस विश्वविद्यालय की समकालीन ज्ञान परंपरा में और समकालीन ज्ञान परिदृश्य में प्रासंगिकता है, इसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपका एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, आपके प्रति प्रणति निवेदित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप अपने व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें। माननीय कुलपति प्रोफेसर शुक्ल जी, विश्वविद्यालय के समस्त आचार्यगण, परिवार के सभी सदस्यगण,
और सुधीजन। मैं इसे बहुत ही महत्वपूर्ण और सांकेतिक अवसर मानता हूं जब बोधिसत्व बाबा साहब की स्मृति में आयोजित यह ई ज्ञानमाला के अंतर्गत हम आमंत्रित हैं भारतीय ज्ञान परंपरा आज और हम विषय पर आपसे कुछ बातें करने के लिए। सांकेतिक इसलिए कि संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा का शिखर पिछली शताब्दी में भारतीय चिंतकों ने, राष्ट्र नेताओं ने, समस्त कलाविदों ने और जीती जागती एक परंपरा ने रचा है, जिसमें दो शिखर पुरुष हैं, महात्मा गांधी जी और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इस पूरी की पूरी धारावाहिकता जहां आके पूरी होती है, वो दरअसल दो परंपराएं हैं। एक परंपरा की ही दो धारा है, परंपराएं दो नहीं होती, परंपरा तो एक ही होती है, लेकिन उसकी धारा कई हो सकती हैं। उनमें जो दो धाराएं हैं, उनमें से एक का शिखर महात्मा गांधी से बनता है और दूसरे का शिखर 20वीं शताब्दी में बाबा साहब के द्वारा निर्मित होता है। तो हम उस परंपरा की बात कर रहे हैं जिसके लिए इतिहासोत्तरता ही कही जा सकती है। वो दावा करती है कि इतिहास से वो अतीत है। वो दावा करती है कि इतिहास उसको बांध नहीं पाता और पारिभाषिक शब्दों में इसी को वो अनादि कहती है और अपौरुषेय कहती है। अनादिता का अर्थ यही है कि वो इतिहास से परे है और फिर भी इतिहास में है। संपूर्ण चिंतन परंपरा इतिहास विरोधी नहीं है, परंतु इतिहास में होते हुए भी वो इतिहास के पार चली जाती है। इस भारतीय ज्ञान परंपरा का वह एक आधार और एक उसका स्रोत वेद है, और वेद इसी अर्थ में अपने को अपौरुषेय मानते हैं या वे कहे जाते हैं कि वे इतिहास से अतीत हैं। एक पारंपरिक विश्वास है, यद्यपि उसे भी इतिहास में बांधने की चेष्टा की जाती रही है और उसमें बहुत कुछ सामने हमारे तथ्य भी हैं, लेकिन उस पर हम न जाकर वह ज्ञान परंपरा है क्या, किस रूप में आती है, कैसे बनती है और कैसे वो आज तक पहुंचती है, हमारा उनसे क्या संबंध बन रहा है और क्या संभावनाएं उससे निकल रही हैं, सीमित समय पर इस पर हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। भारतीय परंपरा में जो ज्ञानधारा है उसका संकेत स्वयं वेद में ही है। मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये उसके 4 भाग हैं। सब मिलकर एक विशाल वैदिक वाङ्मय बनता है और उसमें उपनिषदों में विशेषकर से करके छांदोग्य उपनिषद में उस ज्ञानधारा का प्रवाह कितनी शाखाओं में हुआ है, इसकी चर्चा संभवतः पहली बार
हमें सुनाई पड़ती है। छांदोग्य उस पर चर्चा करते हुए उन विद्याओं की श्रृंखला सामने रखता है जो विद्याएं या जो ज्ञान चारों वेदों के रूप में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इतिहास और पुराण, व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पादक ज्ञान और इसी तरह से संपूर्ण निधि ज्ञान, वाकोवाक्य, एकायन, देव विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, चिकित्सा, संगीत आदि कलाएं और शिल्प विद्या उसमें समाहित हैं। ये श्रृंखला बृहदारण्यक उपनिषद में भी बताई गई है और इसके भीतर समस्त ज्ञान के बीज उसी वेद में निहित बताए गए हैं और ऐसा निरंतर परंपरा मानती आई है। वेद शब्द राशि है और उस शब्द राशि को समझने के लिए जिन अन्य विद्याओं का विकास हुआ उनमें सबसे पहले वेदांग कहलाते हैं। वे ज्ञान की विभिन्न धाराएं हैं। उन वेदांगों में पहला है व्याकरण, दूसरा है निरुक्त, तीसरा है शिक्षा, चौथा है छंदो विधान या छंद और इसके बाद फिर कल्प है और ज्योतिष है। इस 6 अंगों के विशाल वाङ्मय में सभी शास्त्र और ज्ञान वस्तुतः बीज रूप में समाहित किए गए हैं और इनको 2 धाराओं में देखने की चेष्टा की गई है। एक धारा पराविद्या कहलाती है और दूसरी अपराविद्या। पराविद्या में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है और उस आध्यात्मिक ज्ञान को ही प्रमुख मानकर उसको पर कहा जाता है और वे विद्याएं जो दूसरी धारा में आती हैं वे अपरा विद्याएं कहलाती हैं। इन अपरा विद्याओं में वे सभी शास्त्र आ जाते हैं, वे सभी विज्ञान आ जाते हैं जो बाद की श्रृंखला में हमारे सामने आते हैं। उनमें जैसा हमने अभी आपके सामने कहा है इतिहास है। इतिहास से मतलब यहाँ हिस्ट्री से नहीं है। इतिहास वे आर्ष महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, और फिर पुराण आते हैं जिनमें उस संपूर्ण वैदिक परक ज्ञान का उपविंगण किया गया है, उसे बढ़ाया गया है। सच पूछिए तो उनमें न केवल वह आध्यात्मिक ज्ञान या पराविद्या उपविंगित हुई है, पुराणों में और स्वयं महाभारत में बहुत ही व्यापक रूप से उन अपरा विद्याओं का भी विकास हुआ है, उसका निरंतर व्याख्यान हुआ है, उसको पढ़ाया गया है। और एक तरह से पुराणों के बारे में जो ये समझा जाता है कि वे केवल किस्सा कहानियां हैं, वे केवल कथाएं हैं, वे केवल कथाएं नहीं हैं, वे निरंतर धारावाहिक रूप से प्रवहमान भारतीय ज्ञान के विश्वकोश हैं। 18 पुराण हैं और 18 उपपुराण हैं और इन 18 पुराणों और उपपुराणों के साथ एक और जो बहुत ही गहरी विश्लेषणात्मक ज्ञान की परंपरा है वो दर्शन की है। वह दर्शन जो वेद में निहित है वह पुनः आगे 2 धाराओं में विभक्त हो जाता है। एक जो वेद को अंतिम प्रमाण मानते हैं और वे जो वेद को उस तरह से प्रमाण नहीं मानती हैं। तो इसलिए वह धारा, दर्शन की धारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है, वेद की धारा और वेदेतर धारा, और दोनों समान रूप से समान वेग से इस देश में प्रवाहित होती रही हैं। उनमें उन सभी परा और अपरा विद्याओं का अपने अपने ढंग से विकास हुआ है, वो बढ़ा है। यह जो
विकास है। और ये जो 14 विद्याएं हैं, इनको कौटिल्य ने, महान उस अर्थशास्त्र के प्रणेता ने, अपनी तरह से फिर परिभाषित किया और कहा जो वो सारी धारा है उसको आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड, नीतिश, शाश्वती, वो 4 है। आन्वीक्षिकी है, त्रयी है, वार्ता है और दंड नीति है। ये सारी विद्याएं इन 4 में कौटिल्य समाहित कर देते हैं। आन्वीक्षिकी का अर्थ है तर्कशास्त्र, और वे सारे दर्शन, उनमें कौटिल्य उनको गिनाते भी हैं। वो सांख्य है, वो योग है, अन्य उसकी धाराएं त्रयी आन्वीक्षिकी में आ जाती हैं। इस तरह आन्वीक्षिक का दर्शन ये सामान्य अर्थ है, लेकिन उसका तर्कशास्त्र यह विशेष अर्थ है। तो यह विद्या है जो प्रमुख विद्या है। इसके साथ साथ त्रयी है। त्रयी में जो वेद हैं वो आ जाते हैं। और फिर तीसरी विद्या है जिसमें सारी विद्याएं समाहित हो जाती हैं। जो विज्ञान के रूप में आज समझा जाता है वह वेदांग में एक और आ गया है। वहाँ ज्योतिष है, जो खगोल है, गणित है, और सारा का सारा जो गणित का, रेखा गणित का विज्ञान है। बीज गणित भी कहीं ना कहीं समाया हुआ है। इस तरह से संपूर्ण गणित ज्योतिष में, वेदांग में ही आ गया है। और इसके साथ साथ कल्प में अन्य सभी कर्मकांडीय विधानों के अलावा वहां पर संस्कार, और इसके साथ साथ धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का अर्थ है जो हमारा कानून है, जो विधि शास्त्र है, वो विधि शास्त्र वहां आ जाता है। और उसी की ओर हमारे आचार्य कौटिल्य संकेत करते हैं कि वो सब आके पुनः एक प्रकार से वार्ता में दिखाई पड़ता है। वार्ता का अर्थ है कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। तो कृषि शास्त्र, इसके साथ साथ पशुपालन, और जितना भी वाणिज्य का स्वरूप है वो सब वो अर्थशास्त्र है, वो राजशास्त्र है, वो समस्त व्यवस्था का शास्त्र है। और उसका प्रतिपादक जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो हमारे सामने प्रस्तुत है, वो मिलता है। इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें अपार सूचनाएं मिलती हैं, जिनका 20वीं शताब्दी के आरंभ में अर्थशास्त्र उसी तरह से खोजा जा सका जैसे कुछ पहले नाट्यशास्त्र को खोजा गया था। पश्चिम के विद्वान ये मानते ही नहीं थे कि नाट्यशास्त्र जैसा कोई शास्त्र है भी। कई बार ये कहा गया कि ये फोर्जरी है, ये एक तरह से इस तरह का कोई शास्त्र है ही नहीं। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के बारे में भी बड़ा संदेह था, लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ में श्यामा शास्त्री ने अर्थशास्त्र की एकमात्र पांडुलिपि केरल से प्राप्त की और अर्थशास्त्र छपा। उस पर उस समय के महान विद्वान जिन्होंने भास के नाटकों को खोजा था, गणपति शास्त्री जी, उन्होंने उस पर टीका भी लिखी। और इस प्रकार हमारे सामने एक ज्ञान का विपुल भंडार सामने आया, जिनको हम आज विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं, सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से। सामाजिक विज्ञान की सभी शाखाएं उसमें समाहित हो जाती हैं। उसमें ये भी आरंभ में ही कौटिल्य ने कहा कि वस्तुतः शास्त्रों के बारे में पूर्व विद्वानों में ही, आचार्यों में ही, ऋषियों में ही मतभेद था। कोई केवल एक ही शास्त्र मानते थे, आचार्य शुक्र जैसे। वे कहते थे शास्त्र तो केवल एक है, दंड नीति, शासन का शास्त्र, और शासन का वह शास्त्र ही एकमात्र शास्त्र है, बाकी सारे शास्त्र उसके अंगभूत हैं। दूसरे थे आचार्य बृहस्पति। बृहस्पति के अनुसार थोड़ा वो और बढ़ा, अर्थशास्त्र उसमें साथ साथ आया, और फिर तो आचार्यों की श्रृंखला बढ़ती गई और अर्थशास्त्र,
इसके साथ दंड नीति, वार्ता और त्रयी, इन चारों को कौटिल्य अर्थशास्त्र मानते हैं और कहते हैं कि किसी भी शासक को संपूर्ण विद्याओं का अनुशीलन भली तरह से करना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। अर्थशास्त्र का इतना व्यापक विषय है कि उसको इस प्रस्तुत व्याख्यान में सब समेट लेना संभव नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र इस प्रकार उस सारे सामाजिक विज्ञान को अपने भीतर समेटे हुए है और इतने विस्तार उसमें विधि शास्त्र भी आ जाता है और सबको लेकर के अर्थशास्त्र का विपुल हमारे सामने साहित्य है जो एक महान ग्रंथ के रूप में है। इसी प्रकार जो ये विद्याएं बढ़ती रही, याज्ञवल्क्य ने इसको और विस्तार किया और इसका पुनर्वर्गीकरण किया। धर्मशास्त्रों में इसका वर्गीकरण आता गया। राजशेखर ने अपनी तरह से उसमें एक पंचमी साहित्य विद्या कहके संपूर्ण साहित्य को इसमें भीतर समेट लिया और यह परंपरा 16वीं शताब्दी तक प्रवर्तमान होती आई है। 16वीं शताब्दी के महान जो आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने फिर इसका और विस्तार किया और 14 नहीं 18 विद्याओं में 18 शाखाओं में समस्त भारतीय ज्ञान को उन्होंने समाहित कर दिया। इनमें उन्होंने वैदिक परंपरा से आए हुए उपवेदों को भी भीतर समाहित किया। उपवेदों में गिनाते हुए उन्होंने जिन उपवेदों को लिया उनमें पहला आयुर्वेद है। आयुर्वेद वह चिकित्सा शास्त्र है जो पूरी परंपरा से, वैदिक परंपरा से चला आया था। धन्वंतरि के द्वारा उसको प्रकाशित किया गया। पुनः उस सारी परंपरा को जो अथर्ववेद के साथ कभी जोड़ी जाती है, कभी ऋग्वेद के साथ जोड़ी जाती है, पर वो सारी चिकित्सा शास्त्रीय परंपरा यहाँ पर इस तरह से समाहित हुई। वह चरक की संहिता में है और वह सुश्रुत की संहिता में है। चरक संहिता वस्तुतः औषधि के द्वारा किया गया चिकित्सा शास्त्र का विशाल विवरण है और वो उसी प्रकार से बढ़ता रहा है जो सुश्रुत संहिता में वो शल्य चिकित्सा शास्त्र के रूप में वो है जा रहा है, चिकित्सा शास्त्र के रूप में वो इकट्ठा किया गया है। यह जो चरक संहिता है और सुश्रुत संहिता है, ये निरंतर परिवर्तित होती रही। वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में उसके 8 अंगों को अलग अलग और बड़े ही विस्तार के विचार किया। चरक संहिता पर अमूल्य टीका है चक्रपाणी की। चक्रपाणी ने सारे अद्यतन ज्ञान को उसमें समाहित कर दिया और सुश्रुत संहिता पर अपूर्व टीका है डल्हण की। डल्हण ने शल्य शास्त्र का विस्तार किया। तो इस प्रकार भारतीय चिकित्सा शास्त्र आज तक सजीव विज्ञान के रूप में, भारतीय विज्ञान के रूप में आज भी है। आज उसी तरह से वो चारों ओर अब जिस तरह से स्वीकारा जा रहा है वो बड़ा स्वागत योग्य है और वो निरंतर बढ़ रहा है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र हमको मिलता है विज्ञान के रूप में, ठीक उसी प्रकार हमारा जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र अर्थात खगोल विद्या, गणित विद्या, बीज गणित और समस्त उसके प्रकार प्राचीन भारत में थे। इन शास्त्रों में, इन्हें आप विज्ञान कहिए तो शास्त्र कहिए तो तीनों का एक ही अर्थ होता है। शास्त्र का मतलब है हमारे यहाँ अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य दोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। अनेक संशयों का जो तार्किक उत्तर देकर उन्हें निर्मूल करता है और जो सामने प्रत्यक्ष अर्थ नहीं दिखाई पड़ते हैं उन चीजों को भी जो सामने प्रस्तुत कर देता है वो शास्त्र
सभी मनुष्य मात्र के लिए लोचन जैसा है, आंख जैसा है। जिसको नहीं मिलता वस्तुतः वो नेत्र विहीन है। मनुष्य के नेत्र तो शास्त्र हैं। तो उन शास्त्रों का स्वरूप क्या है? उन शास्त्रों का स्वरूप चरक संहिता में आरंभ में ही उसको विवेचित किया गया और कहा गया, जिसमें उसे परंपरा से हम पाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ युक्ति उसका प्रमाण है। बिना युक्ति के, तर्क के उसको नहीं जाना जा सकता। इसलिए जैसे परंपरा आ रही है उसके साथ युक्ति, निरंतर सचेष्ट, सजीव, खोजी वृत्ति, खोजी प्रवृत्ति ही आयुर्वेद का प्रमाण है। इसके बिना आयुर्वेद बढ़ नहीं सकता। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात चरक संहिता हमें बताती है, और बातों पर न जाकर हम उन मूल बातों पर आते हैं जो आज वैज्ञानिक दृष्टि का मानदंड मानी जाती हैं। वह एक ओर तो तर्क है, युक्ति है, और दूसरी ओर उसका निरंतर आदान प्रदान। और इसलिए चरक संहिता जो संकेत करती है कि तद्विज्य संभाषा परिषदें हुआ करती थी। तद्विज्य माने विशेषज्ञ, उसको जानने वाला, उनकी संभाषा अर्थात परिषदें आयोजित होती थी। ऐसी परिषदों का विवरण चरक संहिता में प्राप्त होता है। और चरक संहिता बताती है कि कैसे उसमें दूर बल्ख से, सुदूर तिब्बत से, सुदूर मध्य एशिया से, उस समय के देशों से आए हुए विशेषज्ञ विद्वान हैं, और उनका जो निष्कर्ष है उनको उनके नाम से चरक संहिता उद्धृत करती है। यह जो ज्ञान का एक अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान का स्वरूप है, ज्ञान का जो युक्ति सह होना है, युक्ति के द्वारा प्रमाणित होना है, और फिर भी परंपरा के द्वारा विकसित होना है, ये सब एक ओर चरक संहिता में है, दूसरी ओर सुश्रुत संहिता में है। ठीक इसी प्रकार महान विद्वान वराहमिहिर ने अपनी बृहत संहिता में ज्योतिष के विस्तार को कहते हुए यूनान के विद्वानों को स्मरण किया है। और उन्होंने कहा कि यद्यपि वे विदेशी हैं, वे बहिर्वर्ती हैं, लेकिन उनमें चूंकि ज्योतिष शास्त्र स्थित है, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ऋषिवत एति पूज्यन्ते, ऋषियों की भांति ही उनका आदर होता है। और इसी प्रकार से उनको आदर वराहमिहिर देते हैं। वो सारी की सारी शाखा जिस प्रकार आगे बढ़ती है आर्यभट्ट से होते हुए, और वह शास्त्र निरंतर बढ़ता गया है, वो सभी विज्ञ लोगों को मालूम है। आयुर्वेद और के साथ ज्योतिष के साथ साथ ही उपवेद में जो है वो धनुर्वेद है। धनुर्वेद के आचार्य अनेक हैं, पर अंतिम आचार्य विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र ने धनुर्वेद माना युद्ध शास्त्र, शस्त्र और अस्त्र का शास्त्र उन्होंने लिखा, जिसमें शस्त्रों और अस्त्रों के विभाग उन्होंने बताए। कुछ ऐसे जो मुक्त होते हैं, जिन्हें आप छोड़ देते हैं और वो चला जाता है। कुछ होते हैं जिनको आप छोड़ते नहीं, हाथ में रखते हैं और उससे प्रहार करते हैं। कुछ वैसे होते हैं जो मुक्त और अमुक्त होते हैं, हाथ में भी हैं और प्रक्षेपित भी कर देते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो इनसे अलग कोटि के हैं। 4 प्रकार के आयुधों का उन्होंने विस्तार से वर्णन, सैन्य विज्ञान का वर्णन, सारे चतुर सेनाओं के स्वरूप का, संगठन का, उनके प्रयोग का, इन सब का। जैसे एक और कौटिल्य ने विस्तृत विवरण दिया है, उसमें कौटिल्य ने विदेश नीति, सीमा की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश के प्रशासन, शासन, इन सब का जितने विस्तार से विवेचन किया है वो आश्चर्यजनक है। अगर उसको हम देखें तो हमको लगता है कि किस प्रकार आज से 2300 साल, 2400 साल पहले ऐसे ग्रंथ की रचना की जा सकती। इस प्रकार यह है सारी ज्ञान परंपरा बढ़ती चली आई, और यहाँ तक कि स्वयं महान विद्वान मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि इन्हीं के बीच में कामशास्त्र आ जाता है, जिससे उसमें समस्त जीवन की और जो
काम पुरुषार्थ है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। तो इस सारे इतनी विशाल ज्ञान परंपरा का जो कहें प्रयोजन क्या है, आज इसके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एपिस्टीम क्या है, उसकी क्या प्रयोजन है, क्या उसके पीछे अभिप्रेरक है। तो वह अभिप्रेरक पुरुषार्थ हैं। वह पुरुषार्थ 4 हैं। हम सब जानते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं इसी दृश्य से कौटिल्य ने इन विद्याओं का विभाजन किया है। किन्हीं का उद्देश्य केवल अर्थ का निरूपण करना है, किन्हीं का केवल काम हो सकता है, किन्हीं का धर्म हो सकता है, और अंतिम मोक्ष शास्त्र हैं जिनका वहां पर विवेचन किया गया है। इन सारी ज्ञान राशि में एक और शिल्प शास्त्र, जो कला शास्त्र हैं, उन कला शास्त्र और काव्य शास्त्र का बड़ा भारी विस्तार है। आगमों के नाम से जो ग्रंथ हमको मिलते हैं, उन आगमों में मूर्त उपासना है। अब जब अमूर्त से मूर्त उपासना पर आते हैं, तब मूर्ति का निर्माण आता है, चित्र बनने लगता है, मूर्तियों की प्रतिष्ठा के लिए देवालय बनने लगते हैं। और इसके साथ 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 जो शासन की दृष्टि से नगरों का सन्निवेश है, ग्रामों का सन्निवेश है, तो एक और नगर ग्रामादि के सन्निवेश पर कौटिल्य विचार करते हैं, दूसरी ओर उसी प्रकार अत्यंत विस्तार से शैव आगम और वैष्णव आगम उन पर विचार करते हैं और उनको प्रस्तुत करते हैं। तो कलाओं की जो हमारी धारा है, काव्य की धारा है, और इसके साथ साथ अन्य विज्ञानों की धारा है। इसमें पशुपालन की धारा, पशु चिकित्सा की धारा, मनुष्य चिकित्सा तो है ही है, ये सब चलती है। ऐसे अभिलेख मिले हैं, जिन अभिलेखों से ये प्रमाणित होता है कि जो मंदिर थे और मठ थे, वे अपने यहाँ विधिवत न केवल शिक्षा की व्यवस्था करते थे, अपितु बड़े बड़े चिकित्सालयों का भी वो निर्माण करते थे, जिसमें मनुष्य ही नहीं, पशु चिकित्सालयों का भी निर्माण किया जाता था। इसका विवरण हमें अभिलेखों के द्वारा मिलता है, प्राप्त होता है। ये परंपरा निरंतर प्राचीन भारत से आती हुई पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन भारत में इसका विकास होता जाता है। और फिर जो उस समय लगातार देश और विदेश के साथ हमारा अंतःक्रिया हो रही थी, उस अंतःक्रिया के द्वारा हमारा आदान प्रदान चल रहा था। यह सबसे बड़ी इसीलिए बात है कि यह ज्ञान परंपरा समावेशी परंपरा है। इसको ऐसा अपने में संकुचित और सिकुड़ी हुई परंपरा नहीं थी, यह समावेश करती रही थी। लगातार जो इस देश में लोग आते रहे, यहाँ से बाहर जाते रहे, और आने और जाने की इस प्रक्रिया में जो ज्ञान का विकास और उसकी वृद्धि भी, वो सब प्रमाणित है, हमें अभी भी उपलब्ध है। जब एक नई धारा यहाँ पर आई, इस्लाम का आगमन हुआ, उस समय एक उधर बौद्ध और जैन परंपरा में विपुल वाङ्मय, वैदिक परंपरा, बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा के रूप में हमको प्राप्त था। 9वीं 10वीं शताब्दी तक सिद्धों और नाथों की भी धारा हमारे सामने आ गई थी। योग की धारा चली आ रही थी, जो वैदिक योग था उसी के समानांतर बौद्ध योग था। बौद्धों के आगमों से वो कलाएं आ रही थी, जैनों के यहाँ कलाओं का और धर्म का और योग का अनुशीलन हो रहा था। वो सारी धारा प्रवाहित होती हुई अंत में हमारे मध्यकालीन संतों को प्राप्त होती है। और कई बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि क्या यह अंतःक्रिया रुक गई? क्या भारतीय ज्ञानधारा की सर्जनशीलता और सर्जनात्मकता अवरुद्ध हो गई? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक और तो ये वही समय है जब तर्कशास्त्र का विस्तार होता है। वह जो
प्राच्य तर्कशास्त्र है वह नव्य तर्कशास्त्र के रूप में आ जाता है, नव्य न्याय के रूप में आता है। और नव्य न्याय में उस तर्कशास्त्र का कल्पनातीत आगे विकास होता है। उसी तरह से एक ओर तो वो तर्कशास्त्र का, दूसरी ओर व्याकरण का था, भाषा और भाषा के व्याकरण का दूसरी ओर नव्य व्याकरण के रूप में निरंतर विकास होता है और 19वीं शताब्दी तक अनवरुद्ध रूप से वो चला आता है। एक ओर तो यह ज्ञान परंपरा बढ़ती चली आ रही थी, दूसरी ओर यह ज्ञान परंपरा संतों के द्वारा आगमों से, वेदों से, निगम आगम से होती हुई और फिर जो दर्शन की परंपरा थी उसमें एक ओर तो निवृत्ति मार्गी चिंतन चल रहा था जो अद्वैत वेदांत में और बौद्ध परंपरा में शून्यवाद के रूप में प्रतिष्ठित होता है। विज्ञानवाद और शून्यवाद के रूप में अपने वो एक शिखर पर पहुंचता है। और ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर वो आगम की धारा से होता हुआ, नाथों और सिद्धों की धारा से होता हुआ वो संतों के यहाँ और भक्ति आंदोलन के रूप में पूरे देश में वो फैलता है। वो कर्नाटक से लेकर केरल से लेकर कश्मीर तक उसकी नाना धाराएं प्रवाहित होती हैं और उसमें ज्ञान के इतने रूप प्रकट होते हैं उनको गिनाना भी संभव नहीं है इस व्याख्यान में। और वो जिस तरह मध्यकालीन संत परंपरा में आके विकसित होता है, कैसे हमारे संत कबीर ने सारे देश की यात्रा की, सारे देश की उस ज्ञान राशि को समझा और इस्लामी परंपरा के साथ भी उन्होंने संवाद किया। इस वैदिक परंपरा, बौद्ध परंपरा, नाथ परंपरा, सिद्ध परंपरा, ये सब तो उनके यहाँ आके मिल ही रही थी। दूसरी ओर शंकर देव जी असम में थे और असम में उन्होंने उसी समय व्यापक रूप से उसका अनुशीलन किया और असम में वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा की। पंजाब में नानक देव जी जिस प्रकार से उन्होंने सुदूर देशों की यात्राएं की, वे ऐसे संत थे जो केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर दूर दूर तक सोवियत रूस के कुछ खंडों तक वो पहुंच गए और वहां तक उन्होंने सिख धर्म का प्रसार किया और उसमें जो भी परंपरा चली आ रही थी उसके साथ दो चार किया, उसके साथ संवाद किया और वो सब भारतीय चिंतन धारा में, ज्ञान धारा में समाहित होती है। वो बौद्ध धारा है। बौद्ध धारा 10वीं 11वीं शताब्दी तक तो निर्बाध रूप से आती रही, चलती रही। बौद्धों का निरंतर संवाद हो रहा था जिसे शास्त्रार्थ कहा जाता है। ईसा की 3री शताब्दी से लेकर, या मैं कहूँ कि 2री शताब्दी से, असंग के समय से लेकर, असंग से लेते होते हुए ईश्वर कृष्ण के समय से होते हुए वो निरंतर शास्त्र की ओर वाद की यह परंपरा 11वीं 10वीं शताब्दी तक चली आई है। और इस परंपरा में जिस आदर के साथ बौद्ध आचार्यों का नाम कश्मीर के महान चिंतक अभिनव गुप्त देते हैं वो स्मरण करने योग्य है। वे धर्मकीर्ति का बार बार उल्लेख करते हैं और धर्मकीर्ति को जिस आदर के साथ वो याद करते हैं, यद्यपि उनके प्रतिपादित अभ्युपगम का, मतों का वे तार्किक खंडन करते हैं, लेकिन जिस आदर के साथ वो स्मरण करते हैं ये बताता है कि भारत की ज्ञान परंपरा में कितनी शक्ति रही है, कितनी ताकत रही है। और वो शताब्दियों तक चलने वाली, 1-2 साल नहीं, शताब्दियों तक चलने वाली द्वितीय तृतीय शताब्दी से लेकर के सजीव परंपरा 11वीं शताब्दी तक हमको मिलती है। इसके बाद बौद्धों का अनेक कारण हैं जिनसे भारत से जाना पड़ा, तो वे तिब्बत गए। वो परंपरा तिब्बत में सुरक्षित रही। हम तिब्बत की उस परंपरा को भूल नहीं सकते जिसने भारत की ज्ञान संपदा को शताब्दियों तक बचाए रखा और फिर उन्होंने हमको वापस किया है। आज भी वापस वो कर रहे हैं। वो तिब्बत की वह परंपरा सारे दक्षिण पूर्व एशिया में, सुदूर एशिया में, जापान तक उधर वह परंपरा जाती है और उस परंपरा को एक तरह से हम विस्मृत सा कर बैठे थे। आप उस संपदा को भारत में अभिलेखित साक्ष्य से
अशोक के अभिलेखों से तो जो इतना आप जानते हैं वो जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो कैसे 14वीं शताब्दी तक विकसित हो रही उसका आप एक और तो थाईलैंड के अभिलेखों से हमको उसका पता चलता है, म्यांमार के अभिलेखों से उसका पता चलता है, और सारे कंबोडिया तक फैले हुए जो अभिलेख हैं एक और वैदिक परंपरा का वो विस्तार बताते हैं, ज्ञान परंपरा का। दूसरी ओर इधर बौद्ध ज्ञान परंपरा का श्रीलंका से लेकर के और समस्त हीनयानी ज्ञान परंपरा का वहां संरक्षण हुआ है ही नहीं, विस्तार हुआ है, और वे हमको वस्तुतः फिर से हमको वापस देने में उनकी बड़ी भारी भूमिका रही है। यह परंपरा 16वीं शताब्दी तक तो आई है, वो कैसी जीवित रही शिक्षा की परंपरा में, इसका प्रमाण धर्मपाल के अपने अध्ययन में है। जब महात्मा गांधी के ऊपर आक्रमण हुआ तब इसके उत्तर में धर्मपाल ने जो अनुशीलन किया है वो भारतीय ज्ञानधारा के निरंतरता का, सजीवता का, 18वीं शताब्दी तक उसकी प्रवहमानता का, शिक्षण संस्थाओं का जो विवरण है वो अद्वितीय अपने में है। और तब एक नया युग आरंभ होता है जो औपनिवेशिक युग है। हमारा पश्चिम की ज्ञान की धारा के साथ संबंध बनता है। उपनिवेश का एक तो यह है कि हम हमारे ऊपर वे शासक के रूप में आ जाते हैं, पर एक दूसरा पक्ष ये है कि जो पश्चिम के साथ थोड़ा बहुत संबंध चल रहा था, अब वो संबंध बहुत ज्यादा दृढ़ हुआ, और ये पिछले जो 250 वर्ष हैं, इन 250 वर्षों में पश्चिमी ज्ञान परंपरा के साथ जो हमारा संबंध बनता है वो संबंध कई प्रकार का है। एक प्रकार से तो हमारी ज्ञान परंपरा में उन विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है उसको लाने का, लेकिन दूसरा औपनिवेशिक पक्ष है जो इसके पीछे सत्ता है, राजनीति है, औपनिवेशिक राजनीति है, और इसके चलते जो ज्ञान परंपरा हमको मिली वो उपनिवेशवादी प्रभुत्व का, वर्चस्व का एक तरह का फल है, वो हमको मिलती है और अभी भी वो चल ही रही है। आवश्यकता ये है उसमें उसकी विराटता, उसका योगदान नए भारत के निर्माण में जो जिस हमको पश्चिम के साथ इस संबंध से जो कुछ मिला है उसको नकारना ये संभव नहीं है और उचित भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वो किस शर्त पर, उसके साथ आज जो परंपरा हमको आती हुई मिली है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा एक, और आधुनिक ज्ञान भारतीय ज्ञान, वो भारतीय ज्ञान हो गया है दूसरी ओर, इन दोनों के साथ हमारा अब पश्चिम और सारी दुनिया के साथ क्या संबंध बने, इस पर आज हमको विचार करना है। आज हम जिस बिंदु पर खड़े हैं और जिस नए भारत की आधारशिला महात्मा गांधी ने रखी, बाबा साहब, हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखी, वो परंपरा किस प्रकार और सुदृढ़ होकर हमारी शर्त पर वो चलेगी। मेरा मतलब ये है कि औपनिवेशिक युग से ही पश्चिम में यह विचार चला आया है कि वस्तुतः ज्ञान की भूमि तो पश्चिम ही है। हेगेल का ये कहना कि फिलॉसफी तो केवल यूरोप की चीज है, वो यूरोप में ही आई, और इसलिए शेष दुनिया को और विशेष रूप से भारतवर्ष का पश्चिमीकरण होना ही होना है, अनिवार्य है। इस बात को हेगेल ने ही नहीं कहा, हाइडेगर ने भी अपनी तरफ से इस बात को कहा है। अभी जो जिस फेनोमेनोलॉजी की बात होती है उसके प्रतिष्ठापक फुशर्ल ने भी यही बात की, और यह पूरे उसी को हाइडेगर ने उसको कहा, और हाइडेगर के अनन्य शिष्य, निकटवर्ती शिष्य जो जड़ावलाल मेहता जी ने भी इसको उल्लेख किया है। प्रश्न ये है कि क्या
हमारी ज्ञान परंपरा और पश्चिम की ज्ञान परंपरा में संवाद होगा, या हमारी ज्ञान परंपरा अंततः पश्चिमीकृत होगी और हम अपनी परंपरा को बचा नहीं पाएंगे। ये पिछले एक शताब्दी नहीं, इसे अधिक के काल का ये एक प्रश्न है जिस पर हमको विचार करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से संकुचित दृष्टि नहीं अपनानी है। संकुचित दृष्टि न कभी रही है और न वो शुभावह है, वो शुभ नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखने की बात है कि क्या पश्चिम का पूरी तरह से वर्चस्व आ जाने के बाद हम पश्चिमीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, अथवा हम अपनी परंपरा को रखते हुए समस्त दुनिया भर, पश्चिम ही नहीं सारी दुनिया से आए हुए ज्ञान को अपने में समाविष्ट करेंगे। जैसा कि समावेशी परंपरा हमें, ज्ञान की समावेशी परंपरा जैसी रही है, वैसी ज्ञान की समावेशी परंपरा हमने रहेगी। हम कल्पना नहीं कर सकते कि बिना इस्लाम के साथ दो चार हुए हमारा कम से कम उत्तर भारत का संगीत जैसा हम आज जानते हैं, क्या वैसा होता, बन पाता? क्या हमारी कलाओं में जो कुछ आया है, हमारे शिल्प में जो विस्तार हुआ है, क्या वो संभव होता? तो इसलिए उसका समावेश करते हुए हम अपनी पूरी परंपरा का विस्तार करते आए हैं। ठीक क्या उसी प्रकार से पश्चिम के विज्ञान के साथ और पश्चिम के इस समय के चिंतन के साथ हमारी बातचीत हो पाएगी या हो रही है? संभावना है। विज्ञान के साथ जो हो रहा है वो हम जान रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हमारा निरंतर सारी दुनिया के साथ संवाद हो रहा है और उसके फल भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन और भी जो धाराएं हैं, उनमें दो धाराओं का विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहता हूं। आज हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वे दो धाराएं हैं। पहला है भारतीय मिथक और मिथक शास्त्र। हमारे लिए हमारा प्राचीन शब्द है आख्यान। वह जो आख्यान विद्या है, उस आख्यान का जिस तरह से अनुशीलन पिछले 1.5 शताब्दी में पश्चिम में हुआ है और जहां वो आज पहुंचा है, वो एक धारा है जिस पर हमें बहुत गंभीरता से उसकी ओर बढ़ना चाहिए, बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रेजर के गोल्डन बाउ के आने के बाद, गोल्डन बाउ के सामने आते ही पश्चिम में तहलका मच गया और पश्चिम में फिर उस जो समूचा, जिसे वो आदिम ज्ञान कहते थे, प्रिमिटिव जो माइथोलॉजी थी, उस प्रिमिटिव माइथोलॉजी को की व्याख्या करने का काम आगे बढ़ा। उस दिशा में फिर 20वीं शताब्दी में फ्रायड आते हैं। फ्रायड के साथ साथ यूंग आते हैं और उस मिथक का, प्राचीन भारतीय मिथक का भी कुछ सीमित चिकित्सा शास्त्रीय उपयोग तो फ्रायड ने किया, लेकिन उस आख्यान शास्त्र का जो गंभीर अनुशीलन और भारतीय आख्यान शास्त्र का अनुशीलन किया, वो यूंग ने किया। और यूंग के द्वारा उसकी जो व्याख्या हुई, उसमें उसी को, उस परंपरा को लेते हुए रोमानिया के विद्वान मर्सिया एलियाडे ने जो गंभीर अनुशीलन किया और उसकी व्याख्या की संपूर्ण विश्व के मिथक के संदर्भ में, वो एक मार्ग है। अमेरिका में कैंपबेल ने उस काम को किया। ठीक इसी प्रकार कनाडा के विद्वान नॉर्थरॉप फ्राई ने उसकी फेनोमेनोलॉजी की दृष्टि से उसकी व्याख्या की। तो यह सब का सब होता हुआ जहां वो पहुंचा है, वहां पर हमारे सामने जो विशिष्ट विद्वान वो हैं, जो मेरे दृष्टिपथ में इस समय आते हैं, जहां पर उसकी अपार संभावनाएं उदित होती हैं। और वो हैं, एक तो रोना बार्थ ने
आधुनिक, वो मिथक एक भाषा है और वह मिथक कोई आदिम भाषा नहीं है, वह अभी भी मिथक बन रहे हैं और इस समय मिथकों का जैसे निर्माण हो रहा है उस पर उन्होंने विचार किया है। और इसमें विचार करते हुए ये बड़ी मनोरंजक बात है कि वे मिथक को जिस तरह से सामने रख रहे हैं उस सारी पृष्ठभूमि की परीक्षा करें तो एक तथ्य हमें सामने आता है कि वो जो ग्रीक और मसीही हिब्रू पृष्ठभूमि है उसको भुला नहीं पाए हैं लोग। दूसरी ओर क्लाउड लेवी स्ट्रॉस जिस तरह उस संपूर्ण कॉस्मोलॉजी और कॉस्मोगॉनी को ये देखते हुए और किस प्रकार संरचनात्मक पूरे संरचना शास्त्र को अपने पृष्ठभूमि में रखते हुए विचार करते हैं, वहां आप देखें तो वो सोस्यूर को याद करते हैं और सोस्यूर को याद करते हुए कहते हैं कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं 2 वर्ष का था तभी से मैं स्ट्रक्चरलिज्म मेरे खून में था या मेरे भीतर था। माँ के साथ जाते हुए मुझे 2 वर्ष की वयस में ही उसके बीज पड़ गए थे। इसका विवरण वो देते हैं अपनी जो पुस्तक है उसमें, मिथ एंड मीनिंग में, नहीं उनका रोनाबार्ट की है नाम, मिथ एंड मीनिंग में उन्होंने इसका संकेत किया है। तो वहां कहीं ना कहीं क्लाउड लेवी स्ट्रॉस अगर कहीं भारतीय आख्यान और आख्यान विद्या के निकट आ पाए होते तो शायद परिणाम ही दूसरे होते। उनका मुख्य काम तो उत्तर अमेरिका, कनाडा और फिर कुछ दक्षिण अमेरिका में ही सीमित था। उसी के बल पर उन्होंने इतनी बड़ी बातें कही। लेकिन अगर वो भारतीय विद्या के निकट आए होते, जो कि बाद में उनके परवर्ती विद्वानों ने किया है, उसको किया है, तो वो एक बहुत बड़ी है। लेकिन इसी प्रसंग में वो सोस्यूर का नाम देते हैं और सोस्यूर के द्वारा जो आधुनिक भाषा शास्त्र है, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है, उसमें जो है उसका संकेत करते हैं। मुझे याद आता है 1964 में भारतीय दर्शन परिषद की अध्यक्षता करते हुए काशी के महान दर्शन वेत्ता विद्वान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर टी.आर.वी. मूर्ति ने कहा था कि शेष संसार के, शेष विश्व के साथ हमारा अगर अब संवाद संभव है तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संवाद का आधार कभी बौद्ध धर्म था, कभी जैन धर्म था, कभी उसका आधार वेदांत था, फिर काश्मीर शैव दर्शन हुआ। अब भविष्य में जो कुछ संवाद पश्चिम के साथ हो सकता है वो भारत के भाषा दर्शन के आधार पर हो सकता है। और भाषा दर्शन की इस पृष्ठभूमि को सोस्यूर के तो इंगित करते हुए लेवी स्ट्रॉस कहते हैं। ये बड़ी महत्व की बात है। उसके द्वारा देखिए, कहीं से कुछ दे लेना ये संवाद नहीं, संवाद बराबर की पृष्ठ पर होता है। यदि हम बराबरी के आसन पर बैठकर बात नहीं कर पाते तो संवाद नहीं होता। संवाद होने के लिए हमें अपनी उस जमीन को देखना होगा और इसलिए वह संवाद पश्चिम के साथ बन पाएगा। और इस नए भारत के निर्माण में जो इस मार्ग का उन्मेष कर दिया वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना करके कर दिया। यदि हम एक महात्मा गांधी को भुलाते नहीं हैं, उनको पूरी तरह से आत्मसात करते हैं और इसी प्रकार कोटि कोटि लोगों के लिए विमुक्ति का और उनको उचित सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए जिस संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया है, यदि उसको उसकी अंतरात्मा के साथ
हम ठीक तरह से आत्मसात कर लें तो हमको लगता है कि सारी समूची भारतीय परंपरा अपनी समग्रता में, जिस समग्रता में वेद भी है, बौद्ध परंपरा है, जैन परंपरा है, सूफी परंपरा है, नाथ हैं, सिद्ध हैं, आई हुई सारी परंपराएं हैं, चाहे वो मसीही हैं, चाहे वो इस्लामी हैं, वो सब हैं, हम उन सब के उत्तराधिकारी हैं। और उस समूची परंपरा को आत्मसात करते हुए शिखर जहां बनता है, उन दोनों को, महात्मा गांधी को और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम याद करते हुए नए भारत के निर्माण और संपूर्ण परंपरा के पुनः अद्यतनीकरण की ओर हमको बढ़ना होगा, उसको अद्यतन बनाना होगा। वह कभी भी फॉसिलाइज नहीं रही है। मेरा ये अध्येता के रूप में, साधारण अध्येता के रूप में मेरा ये निष्कर्ष है कि न तो वो कभी अश्मीभूत रही है, कभी फॉसिलाइज नहीं रही है, निरंतर गतिशील रही है। और उसकी गतिशीलता इस पिछली शताब्दी में और इस शताब्दी में और बढ़ी है, घटी नहीं है, वो लगातार उसमें हो रहा है। हम इसलिए पूरी तरह से आशान्वित हैं कि ये जो आपकी नई व्याख्यानमाला है, इस पक्ष की ओर ध्यान देगी कि उसकी गतिशीलता को, नई गतिशीलता को हम कैसे प्राप्त करें, किस प्रकार सारे विश्व के ज्ञान को हम अपनी शर्त पर अपने लिए स्वीकार करें, दूसरे के द्वारा थोपी गई शर्त पर दूसरे के लिए स्वीकार नहीं करें, एप्रोप्रिएशन के लिए नहीं है। यह पश्चिमी ज्ञान में एप्रोप्रिएट होने के लिए नहीं है, बल्कि समस्त भारत विश्व के ज्ञान को अपने ज्ञान में समाहित करने के लिए है। ये दो अलग अलग बातें हैं। अभी तक जो हम करते आए हैं, मुझे संकोच के साथ ही कहना पड़ता है कि हम दूसरी ज्ञान परंपरा में समाहित करने के लिए, एप्रोप्रिएट करने के लिए जैसे हम अध्ययन करते आए हैं, अब दिशा बदलनी चाहिए। हमें अपनी ज्ञान परंपरा में अपने शब्द के साथ समस्त समूची ज्ञान परंपरा को, वो एरिस्टोटल को हो, वो कहीं की हो, उन सारी परंपरा आज जो अद्यतन है उसको बड़े विवेक पूर्वक परीक्षा करके हमको अपने लिए लेना चाहिए और अपने दरवाजे खोल रखना चाहिए। हम ज्ञान के मामले में ज्ञान का उत्तर प्रबलतर ज्ञान मीमांसा से होता है। ज्ञान का उत्तर हठधर्मी से नहीं दिया जाता। ज्ञान का उत्तर हमेशा विश्लेषण से, अधिक उदार चिंतन से, अधिक प्रबल तर्कशास्त्र से, अधिक प्रबल प्रमाणों के द्वारा दिया जाता है। उनका इस प्रकार से कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ज्ञान के लिए ज्ञान का मार्ग है। उस यही हमारी परंपरा है। और इस परंपरा को, इस ज्ञान परंपरा को हमें इसकी गहराई में एक ध्रुव है जो इस संपूर्ण परंपरा को नकार देना चाहता है। इस एक ये होता आया है, एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे अपने में उपनिवेशवादी शिक्षा के दौर में विकसित हुआ, जो इस परंपरा को बिल्कुल नकार देने पर तुला रहा है। वो अभी भी हो रहा है। लेकिन एक दूसरा वर्ग है जो सब कुछ यहाँ था और कुछ बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कहता है। ये तो दो ध्रुव हैं। इन दो अतिरिक्तों से बचकर हमें एक मध्य सेतु में रहना हो, मध्य मार्ग में रहते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए और अपने एक बहुत ही ऐसे शक्तिशाली समाज का निर्माण करना चाहिए जिसकी ओर महात्मा गांधी ने संकेत किया और जिसकी बोधिसत्व बाबा साहब ने संकेत कर दिया है। इसी अर्थों में मैंने कहा कि आपकी यह श्रृंखला वस्तुतः बहुत बड़ा संकेत कर रही है। यह हम दिशा का संकेत कर रही है। सारी परंपरा का अनुशीलन कितने विस्तार में किया जाना है और उसकी आलोचना के साथ किया जाना है। सबको आंख मूंद करके हम जैसे का तैसा कह भी नहीं सकते, सबकी परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के 3 वास्तव बिंदु हैं: उद्देश्य, लक्षणम, परीक्षा। पहले तो हम क्या जानना चाहते हैं इसको बताएं, इसको कहते हैं उद्देश्य। विवेक के विषय का
नामतः उल्लेख कर देना, ये है उद्देश्य। फिर उसका लक्षण करिए, जो आप जानना चाहते हैं उसको सुपरिभाषित करिए, और सुपरिभाषित करने के बाद उसके पुंखानुपुंख परीक्षा करिए, बार बार परीक्षा करिए। परीक्षा के बाद जो है उसे स्वीकार करिए। ये है ज्ञान परंपरा। ये ज्ञान परंपरा परीक्षा की परंपरा है। ये परंपरा विवेचन की परंपरा है। ये परंपरा शास्त्र में अगर किसी तरह से हमारा प्रतिद्वंदी हमको समझा देता है तो उसको स्वीकार करने की परंपरा है। उसके साथ विरत होने की परंपरा है। अहंकार की और अभिमान की परंपरा ये नहीं है। यह परंपरा, और ज्ञान के क्षेत्र में तो विनय ही सबसे बड़ी बात है, जो बौद्ध परंपरा हमें सिखाती है, जो जैन परंपरा सिखाती है, और जो वैदिक परंपरा सिखाती है, जो योग सिखाता है। ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा दाय है, बहुत बड़ा विरासत है। उस विरासत को न तो एक तरह से एक झटके में समाप्त किया जा सकता है, और नहीं उसके विवेचन से और उसके विश्लेषण से इनकार किया जा सकता है। हमको सही मार्ग के द्वारा इस ज्ञान परंपरा को आगे ले जाना होगा, और मुझे विश्वास है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इस काम को कर पाएगा। जहां वो स्थित है वो भारत का हृदय है, वो वर्धा है, जिसको कालिदास जिसका स्मरण करते हैं और कहते हैं वो वरदा तीरे। वो वर्धा नहीं है, वो वरदा है। वरदा के वर देने वाली वो नदी है, जहां पर महात्मा गांधी ने अपनी कर्मभूमि जिसको बनाया, विनोबा जहां पर रहे, वो वर्धा ऐसा स्थान है जो हृदय है। नागपुर और वर्धा ये बच्चों विदर्भ हृदय है, और उस हृदय को कालिदास जानते थे। उन्होंने मालविकाग्निमित्र में उसका उल्लेख किया है और उसकी बात कही है। तो वह दो महान पुरुषों का नाम और फिर वो स्थान, जब स्थान सही है और ये प्रस्थान के लिए ये हमारे सामने नाम है, तब तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान परंपरा, ज्ञान श्रृंखला भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ आरंभ हो, और पूरे के पूरे इस दौर में समस्त शास्त्रों के बारे में इसका पुंखानुपुंख अनुशीलन, विश्लेषण, समालोचन हो, और फिर उसमें जो भी मक्खन निकले नवनीत, उसको हम स्वीकार करें। इस कामना के साथ मैं इस श्रृंखला को आरंभ करने में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करता हूं, और माननीय वाइस चांसलर साहब कुलपति जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कुछ विचार रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कृतज्ञ हैं आचार्य और आपके प्रति। इसके साथ ही घोषित कार्यक्रम तो पूरा होता है, लेकिन जब कुलाधिपति जी भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख कर रहे थे तो मेरे मन में कुछ कौंधा है। वह पंक्ति, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम आज ज्ञान चर्चा कर रहे हैं इस लॉकडाउन की अवधि में, इस वैश्विक बंदी के अवसर पर भी, इसलिए कि हमें विश्वास है कि हम सुरक्षित हैं। हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता को दुष्प्रभावित करने के प्रयास का उत्तर इस देश की सीमाओं पर लगे हुए जवान अपने को इस मातृभूमि पर न्यौछावर करके देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ संकल्प है। ऐसा ही हुआ है विगत दिन। लद्दाख में भारत और चीन के बीच नियंत्रण रेखा पर झड़प में शत्रुओं का बहादुरी पूर्वक भारत की अत्यंत शौर्य परंपरा का अनुशीलन करते हुए दुगनी मात्रा में जवाब देते हुए
लगभग 20 जवानों ने आत्मोत्सर्ग किया है। यह राष्ट्र, यह कृतज्ञ राष्ट्र उनके प्रति अपनी सर्वोच्च श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता है और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। मां भारती इन वीर पुत्रों को भारत अपनी सेवा के लिए सर्वोच्च गति प्रदान करें, इस कामना के साथ हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। तत्पश्चात कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर अनिल कुमार राय अंकित जी औपचारिक धन्यवाद देंगे। सबसे पहले हम सब मौन रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। अनिल जी। ओम शांति। बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही सुगम अवसर पे आज इस कार्यक्रम की शुरुआत जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अविरल धारा के पवित्र स्रोत और संवाहक के रूप में प्रख्यात हैं माननीय आदरणीय प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, आपके इस उद्बोधन के माध्यम से आज इस श्रृंखला की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि ये श्रृंखला टूटेगी नहीं बल्कि अनवरत जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम लोग जिस लक्ष्य को लेकर के इस श्रृंखला की शुरुआत आज कर रहे हैं, आज किया गया विश्वविद्यालय की तरफ से कि भारतीय ज्ञान की जो गौरव बोध है उससे हम अपने वर्तमान समाज को, खास करके युवाओं को, नई पीढ़ी को गौरव बोध का भान करवा सकें। माननीय कुलाधिपति जी के आज इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य और जिस ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, माननीय कुलपति जी ने शुरू में ही कहा कि उस परंपरा के एक वास्तविक और प्रामाणिक संवाहक के रूप में माननीय कुलाधिपति जी उपस्थित हैं हमारे बीच में। आपने अपने उद्बोधन के माध्यम से विश्वविद्यालय परिवार को और इस आभासी दुनिया को, पूरे विश्व जगत को अपने ज्ञान से सींचा, संचरित किया। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सच में आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। विश्वविद्यालय परिवार कृतज्ञ है कि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार किए और आज इस अवसर पर हम सबको लाभान्वित किए और आशीर्वाद दिए कि ये श्रृंखला लगातार चलती रहे और तब तक चले जब तक इस लक्ष्य की पूर्ति न हो जाए। मैं माननीय कुलपति जी जो हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं, ये श्रृंखला एक तरह से उनकी परिकल्पना और प्रेरणा का ही सुफल है। माननीय कुलपति जी लगातार नवाचार के बारे में सोचते रहते हैं, ज्ञान को किस तरह से, चूंकि विश्वविद्यालय एक ऐसा केंद्र होता है जहां से इस तरह की छूट होती है कि हम ज्ञान का सृजन भी करें और ज्ञान का संचरण भी करें। तो ये विश्वविद्यालय इस ज्ञान के सृजन और संचरण का केंद्र है। माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से यह एक नवाचारी कार्यक्रम आज शुरू हुआ है। मैं माननीय कुलपति जी के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम के संयोजन में हमारे तमाम मित्र डॉक्टर संदीप वर्मा जी,
अरविंद कुमार जी, मिथिलेश राय जी, हेमंत दुबे जी, अपने जयंत उपाध्याय जी, और काशी से भी हमारे कुछ मित्र इस संयोजन में लगे हुए थे। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, और आशा करता हूं कि जिस उम्मीद से हम लोगों ने आज एक कदम आगे बढ़ाया है, वह कदम हमारा लगातार चलता रहेगा और हम मंजिल हासिल करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा जिसकी तरफ आचार्य जी ने संकेत किया कि वैदिक और उपनिषदीय परंपरा जो मध्ययुगीन संत परंपरा से और बौद्ध आचार्यों के माध्यम से आगे बढ़ी, वो लगातार बढ़ती रहेगी। इस कामना के साथ हम लोग अपनी बात को आज समाप्त करते हैं और फिर पुनः मिलेंगे अगले सप्ताह बुधवार को इसी समय। नमस्कार।